ऑल्सो। अच्छा, मेरी स्क्रीन जब शेयर हो जाए तो बता दें। दैट सबको स्क्रीन विजिबल है और आवाज क्लियर है? ऑल राइट, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन हमारा लास्ट फीडबैक फॉर्म, लेक्चर 2 का फीडबैक फॉर्म, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट में इश्यूज थे। वो अपने इश्यूज सारे टॉपिक्स को दोबारा कवर करेंगे। के अंदर ही कवर कर लें और 10 बजे के एक्सीड ना करें। 9:10 पे स्टार्ट किया है तो प्रोबेबली 10:10 तक इसको एक्सीड करता है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, आज की सबसे पहले हम जर्नी देख लें कि हमारी जर्नी कहाँ तक पहुंची है। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और अब थोड़ी डिस्कशन करी थी, और क्लास 2 में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया था। इसके अंदर से ये लास्ट 2 टॉपिक जो फरहान को डिस्कस करना है, जो फरहान को डिस्कस करने थे, वो मिसिंग है, अभी हुए नहीं है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में प्रोबेबली फरहान हमारे साथ नहीं होंगे, वो अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से आज की क्लास नहीं ले पाएंगे, तो आज की पूरी क्लास मैं ही अटेंड करूँगा। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि वेब कैसे काम करता है, थ्योरी डिस्कशन होगा इसका, और नोड जेएस के इंस्टॉलेशन, npm और npx ये दोनों क्या चीज़ें हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। सेकेंडली हम देखेंगे कि गिटहब क्या होता है, गिटहब पर हम अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, गिटहब की इंस्टॉलेशन किस तरह होगी, उस पर रिपोजिटरी किस तरह बनाएंगे, हम अपना कोड गिटहब पर पुश किस तरह करेंगे, और उसे हम डिप्लॉय कैसे करेंगे नेटलीफाई पर। ये नेटलीफाई डिप्लॉयमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब तक तो जो हम असाइनमेंट कर रहे थे वो तमाम असाइनमेंट हम गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रहे थे और उसका लिंक हम शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास या फ्रॉम दिस वेरी क्लास अब से जो असाइनमेंट आएंगे वो हमें नेटलीफाई पर डिप्लॉय करना होगा कि उसका फ्रंट एंड और उसकी वर्किंग विजिबल हो सके, और कोड भी आप सबको गिटहब पर पुश करना होगा ताकि कोड भी लिखा जा सके। और अब थ्योरी असाइनमेंट्स नहीं होंगे, अब हम कोडिंग असाइनमेंट्स की तरफ आए। थ्योरी हमने बहुत कर ली, तो लेट्स स्टार्ट विथ। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये आज के कंटेंट कवर कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबे कंटेंट नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, और इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ वेब वर्क्स। तो वेब ये है कि वेब है क्या चीज़। अच्छा, वेब जो है ना वो एक कनेक्शन है, नेटवर्क है डिफरेंट सर्वर्स का। यानी सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली जो कि दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रखा हुआ है, जिसके अंदर हम जो वेबसाइट बना रहे हैं या हम जो एप्लीकेशन विजिट कर रहे हैं उसका कोड, उसके एसेट्स रखे हुए हैं। यानी अगर आपने फेसबुक का प्रोफाइल बनाया है तो आपने उसके अंदर एक पिक्चर अपलोड करी है, आप कुछ स्टेटस अपलोड कर रहे हो, तो वो किसी ना किसी जगह पर फिजिकल लोकेशन पर एक हार्डवेयर के अंदर वो चीज़ मौजूद है, तो उसे हम सर्वर कहता है। और जब वो बहुत सारे सर्वर आपस में इंटरलिंक होकर एक वेब बना ले, एक जाला बना ले, तो उसे हम इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इंटरनेट कहते हैं, और वही चीज़ हम सर्वर भी कहलाती है। तो जब हम यहाँ पर कोई एड्रेस करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ google.com, तो ये google.com टाइप करने के साथ साथ जैसे ही मैंने इसे टाइप किया, ये टाइप करने के साथ हमें एक वेबसाइट शो हो गई। बट प्रोसेस क्या है कि google.com पर टाइप करके हमें यही वेबसाइट मिली, कभी आप google.com टाइप किया और यूट्यूब तो नहीं खुला। तो इसका रीजन ये है कि ये डोमेन नेम जो है ये एक आईपी पर मैप हुआ हुआ है। गूगल की आईपी क्या है, गूगल की आईपी क्या है, अगर मैं यहाँ पर जाऊं और मुझे देखना है कि गूगल की आईपी क्या है, तो मैं यहाँ पर जाकर अपने google.com और मैं इसे एंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि गूगल की आईपी पाकिस्तान रीजन के इस रीजन के हिसाब से ये है।
ठीक है, बस टाइम आउट, आई डोंट नो ये मुझे क्यों दे रहा है, मेरा नेटवर्क कर रहा है। तो अगर मैं गूगल की आईपी देखना चाहूँ, दोबारा इसको करता है, तो यहाँ पर मैं पिंग लिखकर google.com कर दूंगा, मुझे गूगल की आईपी दे देगा। तो इस आईपी एड्रेस के ऊपर google.com की ये जो वर्डिंग है, ये जो डोमेन है, ये मैप हुआ हुआ है। तो अगर तो मैं google.com नहीं लिखूं, यही आईपी को कर दूं, यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तभी भी गूगल ही खुलना चाहिए। या आप अपने पास करके देखिएगा, आई डोंट नो, मेरा नेट शायद थोड़ा स्लो चल रहा है। मेरी आवाज और स्क्रीन परफेक्ट आ रही है, इसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा। या तो जब आप यहाँ पर अपना गूगल का एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो गूगल खुल जाएगा। और इस एड्रेस की खासियत यह है कि इस एड्रेस को अगर आप सर्च करेंगे लोकेशन पर, इस एड्रेस को आप सर्च करेंगे लोकेशन पर, तो आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता चल जाएगी। और इस तरह से कि जब आप यहाँ पर अपना, इसकी एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने सीएमडी पर आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे और इसे इंटर करोगे तो आपको आपकी करंट इंटरनेट की आईपी एड्रेस आ जाएगा। मैं अभी इसको शो नहीं करूंगा अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग है और ये यूट्यूब पर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी आईपी पब्लिक हो जाए। तो इस वजह से आप अपना आईपी चेक करो यहाँ पर, और आप अपने आईपी को यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आईपी ट्रैकर की कोई सी भी एक सर्विस ले लो, आईपी ट्रैकर लोकेशन या व्हाट इज माय आईपी एड्रेस समथिंग, बहुत सारे होते हैं, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, और यहाँ पर आप इसे देखोगे, लो आ गया, लेकिन ये पब्लिक आईपी है, खैर इसका इशू नहीं है, प्राइवेट आईपी नहीं है। तो प्राइवेट आईपी पर आपको दिख जाएगा कि आपका लोकेशन क्या है। तो इसी तरह से हम गूगल की आईपी से उसका सर्वर, उसकी लोकेशन देख लेंगे, और जब भी आप यहाँ पर उसकी लोकेशन पर रिक्वेस्ट जाएगी एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पर google.com टाइप करोगे और उसे इंटर दोगे, इंटर दबाओगे, तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं जो आ गई। तो यानी एक छोटे से वेब पेज के अंदर भी इतनी सारी फाइल्स हैं जो हमारे ब्राउजर ने उस पर्टिकुलर सर्वर से रिक्वेस्ट करी, और इसके अंदर कौन सी फाइल कितना टाइम ले रही है हमें ये भी दिख जाएगा। साइज के हिसाब से अगर हम देखें या टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये वाली पर्टिकुलर फाइल ने 1.98 सेकंड सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम किया है। और इसके अलावा बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो 1 मिली सेकेंड के अंदर भी हो गई थी। ठीक है, और ये वाटरफॉल मॉडल के ऊपर हमें चल के बताता है कि पहले ये वाली फाइल आई, फिर ये वाली फाइल आई, फिर ये वाली फाइल आई। इसके अंदर फाइल के टाइप्स भी आते हैं हमारे पास, स्क्रिप्ट है, जेपैग है, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास वेब काम करता है। रिक्वेस्ट आपकी जाती है एक सर्वर पर, उस सर्वर हमारी रिक्वेस्ट उस सर्वर से कहती है कि ये पर्टिकुलर एड्रेस पर जो चीज़ें भी होस्ट हुई हुई हैं वो आप हमें दे दो। तो वो रिक्वेस्ट प्रोसीड होती है और रिस्पॉन्स की शेप में हमारे पास ब्राउज़र के अंदर आती है, और वो ब्राउज़र उसे पार्स करता है, देन वो हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। तो ये एक कंप्लीट इसका वर्कफ्लो है, और इस तरह से हमारा वेब काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js। अच्छा, Node.js क्या चीज़ है? Node.js हमारे पास, हम देखते हैं Node.js क्या चीज़ है। Node.js हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम बिल्ड है जो क्रोम के V8 इंजन पे बना हुआ है। अब क्रोम का V8 इंजन क्या चीज़ है? ये जो हमारा गूगल क्रोम है ब्राउज़र, इसके ऊपर एक इंजन चल रहा है जिसकी बुनियाद इसके ऊपर रखी हुई है, जिसका कर्नल इसके ऊपर है, तो उसे हम कहते हैं क्रोम का V8, और इसी के ऊपर बना हुआ है हमारे पास Node.js। यानी कि हमारी सर्वर साइड की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ब्राउज़र हमारा ब्राउज़र साइड क्लाइंट साइड की कैपेबिलिटीज़ देता है, और जो हमारा Node.js है वो हमें सर्वर साइड की कैपेबिलिटीज़ देता है। तो हम इसलिए Node.js यूज़ करते हैं ताकि हम क्लाइंट साइड की कैपेबिलिटीज़ तो हमें ब्राउज़र के साथ मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर हमें APIs बनानी है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, चैट एप्लीकेशंस बनानी है, W3 सॉकेट्स के साथ काम करना है, वेब सॉकेट्स के साथ काम करना है, तो हम Node.js पर वो सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी? आप इसकी जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वहाँ पर आ गए, डाउनलोड्स पर आ गए। डाउनलोड्स पर आने के बाद यहाँ पर आपने, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़, अगर आपका मैक है तो मैक पर, और अगर आपका लिनक्स है
तो आप यहाँ पर लिनक्स के बाइनरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास अच्छा ये हो गया हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन। मैं इसकी इंस्टॉलेशन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन ऑलरेडी मेरे पास हुई हुई है, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहां पर एक चेक मार्क आएगा कि आप इससे पाथ वेरिएबल के अंदर भी इनिशिएट करवाना चाह रहे हैं, उसे जरूर यस कर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Node.js से वेबसाइट होस्ट हो सकती है, Node.js से वेबसाइट होस्ट नहीं हो सकती, लेकिन Node.js पर हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई इन्वायरमेंट सेट करेंगे, वो नोड इन्वायरमेंट के अंदर हम वेबसाइट बिल्कुल होस्ट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपका एक नोड एप्लीकेशन है process.env.node.env, अगर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो बात की बात है, वो जब हम जाएंगे डिप्लॉयमेंट की तरफ तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका पाथ सेट करना होगा। आपको पाथ सेट करने के लिए अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल है और अगर आप पाथ सेट करना भूल गए हैं तो फिर आपको ये करना होगा कि आपको आपकी Node.js की डायरेक्टरी में आना होगा। मैं अपनी Node.js की डायरेक्टरी में आ गया। मैंने यहाँ पर आकर अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जो है उस एड्रेस को कॉपी कर लिया। देन मैं यहाँ पर आया अपने माई कंप्यूटर मतलब दिस पीसी के प्रॉपर्टीज पर, और यहाँ पर आकर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जो यूज़र वेरिएबल है उसके पाथ में आकर न्यू किया और यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट कर दिया। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन के टाइम पर इसे पाथ वेरिएबल का टिक करना भूल जाएं तो फिर वो इस तरह से सेट हो जाएगा। अच्छा, अब Node.js आपका इंस्टॉल हो गया, आप इस डायरेक्टरी में आ गए। इस डायरेक्टरी में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ आपको मिलेगी नोड, एक आपको मिलेगी npm और एक आपको मिलेगा npx। जब आप पाथ वेरिएबल सेट करने के बाद अपना कमांड लाइन खोलोगे, आपको वेरीफाई ये करना है कि आपका जो Node.js है वो आपके कमांड लाइन के साथ इंटीग्रेट हो गया है या नहीं हो गया। अगर आपने अपना पाथ वेरिएबल ठीक से सेट किया है तो वो डेफिनेटली इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर नहीं किया तो इस जो मैंने प्रोसेस बताया उसे दोबारा देख लेना, और जो मिस्टेक हो उसे ठीक कर लोगे तो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि ये इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद इंटीग्रेट हो गया है या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर नोड -- वर्जन लिख के इंटर करेंगे तो हमें ये नोड का वर्जन दिखाएगा जो करंटली इंस्टॉल्ड है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नोड के बजाय npm लिख कर देंगे तो हमें बताएगा कि नोड के साथ साथ ये npm भी इंस्टॉल कर चुका है और npm का ये वर्जन है। और हम यहाँ पर npx का भी देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमने Node.js इंस्टॉल किया तो हमारे पास नोड तो इंस्टॉल हो ही गया, उसके साथ हमारे पास npm भी इंस्टॉल हो गया और npx भी इंस्टॉल हो गया, क्योंकि हमारे पास इनके करंट वर्जन डिस्प्ले हो गए। ठीक है, हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट आ गए हम व्हाट इज npm एंड व्हाट इज npx। अच्छा, npm जो है ना, ये हमारे पास है नोड पैकेज मैनेजर, इसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। और npm का मतलब ये है कि जब हम कोई पैकेज हमें नोड पर बना हुआ, एक ऐसा पैकेज है जो नोड के ऊपर बना हुआ है और अगर हमें उसे इंस्टॉल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर तो हम npm यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? ये उस वक्त होगा कि जब हमारे पास एक package.json की फाइल होगी। यानी कि सबसे पहले तो हमें एक नोड एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उस नोड एनवायरनमेंट बनाने के साथ एक package.json की फाइल हमें क्रिएट करनी होगी। देन हम उस package.json की फाइल क्रिएट करने के बाद ही ये कमांड चला सकता है। ठीक है, और अच्छा, npm के लिए कौन कौन सी पैकेजेस अवेलेबल हैं? तो यहाँ पर बहुत बड़ी वेबसाइट है npmjs.com के नाम से। इस पर आप जो भी सर्च करना चाहें, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस हैं यहाँ पर। आप कुछ भी सर्च करें यहाँ पर आपको उसका पैकेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्पॉटिफाई, तो यहाँ पर आपको उसका पैकेज भी मिल गया। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा अगर फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, तो यहाँ पर आपको उसका भी कुछ पैकेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉमिसेस नहीं, नेटफ्लिक्स, यहाँ पर आपको जो भी आप सर्च करेंगे आपको उसका पैकेज मिल जाएगा। और npx क्या चीज़ है? npx है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर या नोड पैकेज रनर भी इसे कहते हैं। और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन पर नोड एनवायरनमेंट जो
वो पर्टिकुलर फोल्डर पे नोड एनवायरनमेंट स्टार्ट नहीं हुआ हो, नोड इनिशियलाइज नहीं हुआ हो, और आपको स्टिल एप्लीकेशंस या कोई एक पर्टिकुलर पैकेज अपने पास इंस्टॉल करना है, तो आप npx यूज करोगे। पहले npx सेपरेट नहीं आता था, लेकिन आई गेस नोट के वर्जन 6 या वर्जन 7 के बाद उन्होंने npm के साथ साथ npx अलग से दे दिया, और अब npx क्वाइट स्टैंडर्ड है। क्योंकि npm जब हम यूज करते हैं तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को हमारी मशीन के अंदर लोकली या ग्लोबली इंस्टॉल करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो आपको चेक करनी है, आपको पर्टिकुलरली उसे लोकली या ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना, तो फिर आप npx यूज करो। और जहां जहां पर जो लाइब्रेरी जो प्लेटफॉर्म आपको npx का सपोर्ट देता है, तो वहां पर आई वुड हाईली से कि आप वही यूज करो, ताकि आपकी लोकल डिस्क का डेटा बच जाए, आपकी हार्डवेयर का, आपके एसएसडी का डेटा बच जाए। और ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? Either you write in the chat or you can open up your mic and speak. मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभार जब हम रिएक्ट पे एक ऐप रन करते हैं तो कभी कभार हमें npm स्टार्ट लिखना पड़ता है, कभी कभार npx स्टार्ट लिखना पड़ता है, तो उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट हम सिर्फ और सिर्फ npm से ही कर सकते हैं, npx से नहीं कर सकते। npx से सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक package.json का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक कमांड होती है, स्क्रिप्ट्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास स्टार्ट की एक कमांड होती है, स्टार्ट की एक की होती है। तो आपको जब वो की एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उसे npm रन स्टार्ट या npm स्टार्ट के थ्रू ही कर सकते हो, npx के थ्रू नहीं कर सकते। npx आप सिर्फ और सिर्फ जब आप रिएक्ट की लाइब्रेरी को अपने एप्लीकेशन में इनिशियलाइज करवाओगे तभी कर सकते हो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर आपका रिएक्ट का नाम। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? ओके। अच्छा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज गिट एंड गिट इनिशियलाइजेशन। तो गिट हमारे पास क्या चीज होती है? गिट एक्चुअली हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, अभी आप ये समझो कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना, आपने अपनी सीवी बनाना शुरू करी, रिज्यूमे बनाना शुरू किया, और अभी आप एक बिल्कुल बिगिनर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, ठीक है, अभी आप बिल्कुल बिगिनर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, तो आपने अपना सीवी बनाना शुरू किया, आपने सीवी के अंदर सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लिख दिया, तो आपका ये सीवी का वर्जन 1 है। और फिर आपने थोड़ा सा ज़्यादा, आपके पास एक्सपीरियंस आया, आपने अपनी सीवी अपडेट करी, उसके अंदर और चीज़ें डाली, थोड़ा एक्सपीरियंस डाला, प्रोजेक्ट्स डाले, स्किल सेट करी, ठीक है, तो आपका वो वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5 अपग्रेड होता गया। तो अब आपको सारी चीज़ों का जो है ना एक ट्रैक रखना है कि यार जब मैंने आज से 2 साल पहले अपनी सीवी स्टार्ट करी थी तो मेरी सीवी कैसी दिखती थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, और अगर मैं उसे कंपेयर करूं आज से तो वो कैसी दिखती है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ को हम वर्जन ट्रैकिंग और वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम कहता है, कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड पॉइंट कि जो हमारी हर सेव्ड चेंज को एक पर्टिकुलर हैश दे दे, और उस हैश के थ्रू हम जो है वो एक पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम पर रिवर्ट होकर, बैकवर्ड होकर वो चीज को हम देख सकें कि उस टाइम फ्रेम में वो चीज कैसी लगती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास गिट है। और इसका एक और फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक एप्लीकेशन पर डेफिनेटली मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, और उसके अंदर ब्रांचेस का भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एक एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं और मेरे साथ अगर फरहान एक एप्लीकेशन पर काम कर रहा है और माज एक एप्लीकेशन पर काम कर रहा है, तो अगर हमारा फरहान और माज एक एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम टास्क को डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट फीचर्स पर, डिफरेंट चंक पर, और फिर हम क्या करेंगे कि
हर बंदा अपना अपना पर्टिकुलर काम करके अपनी पर्टिकुलर ब्रांच पर उसको पुश करेगा। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर, एक पॉइंट पर आकर हम उस सारी ब्रांच को मर्ज कर देंगे और एक एप्लीकेशन के छोटे छोटे टुकड़े जो थे उसे हम मर्ज करके एक बड़ी एप्लीकेशन बना देंगे। एक इसका ये फायदा भी है गिट का। और एक दूसरा फायदा गिट का ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आज काम किया और आज आपने जब काम खत्म करके अपना कोड पुश कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल वर्क कर रही थी, और आपने एक हफ्ते बाद जब कुछ काम चेंज कर किए, बहुत सारा काम कर लिया, फिर आप दोबारा उसी फीचर पर आए जो एक हफ्ते पहले वर्क कर रहा था लेकिन वो आज वर्क नहीं कर रहा, तो फिर आप दोबारा पीछे जाकर उस टाइम स्टैम्प पर जाकर अपना पुराना कोड देख सकते हो और वो पुरानी गलती जो आपने की है उसे आप ठीक कर सकते हो। तो गिट के बहुत सारे फायदे हैं और डेफिनेटली गिट को पर यूज करना चाहिए। अच्छा, गिट की इंस्टॉलेशन किस तरह होती है? बहुत इजी है। यहाँ पर आप आ गए, आपको जाना है यहाँ पर गिटहब पर। गिटहब आपने खोल लिया। अब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो गिटहब कुछ आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ पर आपका एक साइन अप का ऑप्शन होगा, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन होगा। अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप पर आ जाए, और अगर अकाउंट है तो साइन इन पर आकर अकाउंट बना लें, और साइन इन पर आकर जो है वो लॉग इन कर लें। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर एक सॉफ्टवेयर है गिट बैश के नाम से, वो आपको डाउनलोड करना होगा। सही, आपको ये डाउनलोड करना होगा। डिपेंडिंग आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसकी बेसिस पर उसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आपका ये गिट बैश का सॉफ्टवेयर जो है ये आप अपने इस गिट हब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको टर्मिनल बेस्ड काम करना पड़ जाए। ठीक है, ताकि आपको ये कॉपी पेस्ट और ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मसला हल हो जाए और आप टर्मिनल बेस पर काम करना है। ठीक है, तो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे अपना गिट बैश, इसके बाद जब आप VS कोड पर आएंगे तो VS कोड पर आने के बाद जब आप अपना टर्मिनल खोलेंगे तो यहाँ पर आपको टर्मिनल के टैब के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा विंडोज पावर शेल। ठीक है, आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा होगा विंडोज पावर शेल पर। तो आपको यहाँ पर आकर चेंज करना है, अपना कॉन्फ़िग टर्मिनल सेटिंग पर आकर चेंज करके यहाँ पर आपको बैश सेलेक्ट करना है। तो आप जब यहाँ पर बैश सेलेक्ट कर लोगे तो आपका गिट बैश जो है वो VS कोड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और आपको और मेरा व्यू बिल्कुल ही सेम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पर अपना गिट हब जो है वो लॉगिन करेंगे, और वो लॉगिन तो जब जैसे ही आप यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी पुश करोगे गिट हब के साथ तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडेंशियल्स मांग लेगा और वो लॉगिन मांग लेगा आपसे। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब इसकी रिपोजिटरी किस तरह बनती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको रिपोजिटरी बनानी है, आपने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, यहाँ पर एक न्यू का बटन है, न्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम पूछेगा। मैं यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम दे देता हूँ माई, क्या दूँ, माई पेज के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी बना ली। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन देना है, आप बेशक डिस्क्रिप्शन दें। पब्लिक, मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रहा इसके अंदर, ऐड में भी नहीं कर रहा और कुछ भी नहीं कर रहा, क्रिएट रिपोजिटरी कर दी सिंपल। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सर्टेन कमांड्स दिख जाएंगी। अब इस कमांड को हम वन बाय वन लेके चलते हैं कि हर कमांड का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक, आई बिलीव यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने जो है वो एक डमी पेज बनाकर रखा है पहले से, और ये पेज किस तरह दिखता है हम इसको भी देख लेते हैं। इस तरह दिखता है ये। ठीक है, ये बिल्कुल डमी पेज है सादा सा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज करवाना है। यानी अभी हमने यहाँ पर पेज तो बना लिया लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमने इस गिट को इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस गिट को इनिशियलाइज करवाना है। git bash, यहाँ पर हमने से बैश को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो गिट को इनिशियलाइज करवाएंगे अपनी रूट डायरेक्टरी पर। रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, रूट डायरेक्टरी वो वाला फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की सारे के सारे फोल्डर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ls लिखोगे तो आपको
आपकी डायरेक्टरी के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर हम मिनी प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं तो हमारे मिनी प्रोजेक्ट के अंदर एक इंडेक्स और HTML की फाइल है, एक इमेजेस का फोल्डर है और एक CSS का फोल्डर है। तो इसी रूट डायरेक्टरी पर हम अपने गिट को इनिशियलाइज करवाएंगे। तो जब हम गिट इनिट लिखेंगे क्या होगा कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रीन कलर की हो गई। इसका मतलब ये है कि गिट ने हमारी इन सारी फाइल्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और अभी ये सब अनस्टेज्ड स्टेट में। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आकर ऐड रीडमी को छोड़ दें, ऐड रीडमी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें इन सारी जो फाइल्स हैं ये ग्रीन कलर की फाइल्स हैं, करंटली अनस्टेज्ड पर है। अनस्टेज्ड का मतलब ये है कि गिट अभी इनिशियलाइज हो गया है लेकिन इन फाइल्स को ट्रैक नहीं कर रहा। तो गिट को सबसे पहले हमें बताना है कि हमें कौन कौन सी फाइल को ट्रैक करवाना है और कौन कौन सी फाइल को ट्रैक नहीं करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड, और यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर फाइल का नाम भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाइल का नाम दे दूं तो ये वाली जो है हमारी फाइल ये स्टेज्ड पर आ गई index.html और बाकी सब जो है ये चेंजेस पर अनस्टेज्ड पर है। और अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हमें एक साथ सारी फाइल्स को जो है वो स्टेज करना है तो हम यहाँ पर गिट ऐड फुल स्टॉप दे देंगे। तो हमारी सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये स्टेज में चली जाएंगी और चेंजेस के अंदर सब खत्म हो गए। चेंजेस में हमारा कुछ भी नहीं है, अनस्टेज्ड हमारा कुछ भी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर्टिकुलर फेज पर आकर, इस पर्टिकुलर स्टेज पर आकर अपनी फाइल के अंदर कुछ भी चेंज कर दूं, जैसे मैंने फुटर का डबल आर करके इसे सेव कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब हमारा index.html की फाइल जो है वो चेंजेस के अंदर आ गई, क्योंकि गिट ने पता कर लिया कि जब उसने इसे ट्रैक किया था तब तो फाइल कुछ और थी और अब जब मैंने इसको डबल आर कर दिया तो इसकी फाइल कुछ और है। और जब हम इसे दोबारा ठीक करेंगे पुराने वाले फेज पर आकर तो इसका चेंज यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये वर्जन हमारा फाइनल है और अब हमें इसे गिटहब पर होस्ट करना है। तो गिटहब पर होस्ट करने से पहले हमें इस पर्टिकुलर स्टेज को एक नाम देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कमिट। हमें कमिट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कमांड अब हमारे पास यहाँ पर है। हमने इस कमांड को यहाँ पर आकर कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर डबल कोट के अंदर हमने अपना मैसेज लिख दिया, ठीक है, गेट इनिट, ठीक है। कोई सा भी मैसेज लिख सकते हो। ये -m जो है ये लगाना जरूरी है। -m अगर आप नहीं लगाओगे तो आप जो है वो एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने जब इसे इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद पर्टिकुलरली यहाँ पर नोड बन गई। यहाँ पर आपकी 8 फाइल्स थी, हर फाइल को इसने ट्रैक कर लिया एक नोड के अंदर। यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स का एक सिंपल एक ही मोड है, उस सारे मोड के अंदर आपकी जो है वो करंट फाइल स्टेज हो गई। देन यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया तो जितनी भी फाइल्स हमारी थी वो सारी फाइल्स जो हमारी अब सेव हो गई गिट के इस पर्टिकुलर हैश के अंदर। अब हमें चेक करना है अगर कि हमारे गिट के अंदर फिलहाल क्या मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिट लॉग और इसे इंटर कर देंगे तो ये बता देगा कि गिट इनिट नाम का एक हमारे पास कमेंट है जो कि इस तारीख को हुआ था, इस बंदे ने किया था और इसका कमेंट हैश ही है। और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में देखना हो तो गिट लॉग -1 लाइन कर देंगे तो हमारे पास यही चीज़ शॉर्ट फॉर्म में बता देगा कि हमारा कमिट क्या है। कमिट जब हमारा मीनिंगफुल मैसेज होगा तो हमें उस वक्त देखकर समझ आ जाएगी, उसी वक्त हमें देखकर समझ आ जाएगी कि हमारा ये पर्टिकुलर जो है वो कोड इस टाइम पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जब हमारा ये इनिट हो गया, जब हमने यहाँ पर कोड को कमिट कर दिया, कोड को कमिट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारी ये इस रिपोजिटरी को इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि ये कनेक्शन, ये वाली एप्लीकेशन अभी हमारे कंप्यूटर में है। इस कंप्यूटर को हम कहते हैं लोकल रिपोजिटरी। और ये जो रिपोजिटरी हमने बनाई है ये इंटरनेट पर है, गिटहब पर है, क्लाउड पर है, इसे हम कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी। तो हमें लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो उसकी कमांड है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर जो आपको ये आपका एड्रेस दिख रहा है, मेरा SSH के साथ है, हो सकता है आपका HTTP के साथ हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये कॉपी करना है, यहाँ पर आपको एक कमांड लिखनी है git add origin, git add remote origin, और यहाँ पर आप अपना वही एड्रेस पेस्ट कर दो जो आपने वहां से कॉपी किया, इंटर।
सॉरी, ये गिट रिमोट ऐड है एक्चुअली, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और इसके बाद आप अपना एड्रेस पेस्ट करके एंटर कर दो, बस यहाँ पर ये चीज शो हो गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया इसका मतलब ये सक्सेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये लोकल रिपोजिटरी हमारी रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली पुश कर देना है। यानी पुश का मतलब ये होता है कि जो चीज यहाँ पर है उसे पुश कर दो, फॉरवर्ड कर दो लोकल से रिमोट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आकर गेट पुश, हमने अपने उस ब्रांच का नाम क्या दिया है, ओरिजिन, ओरिजिन, और हमने ओरिजिन की एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक ब्रांच बना ली, उसे हमने मास्टर कह दिया, ब्रांच को हमने मास्टर कह दिया। तो हम यहाँ पर गेट पुश ओरिजिन मास्टर करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ लोडिंग होगी, कंप्रेशन होगी, और यहाँ पर हमें इसने मैसेज दे दिया कि इसने एक न्यू ब्रांच बनाई है मास्टर की, और जो हमारा करंट लोकल डेव का मास्टर का डेटा था लोकल रिपोजिटरी का, उसे रिमोट रिपोजिटरी के मास्टर ब्रांच के साथ उसने मर्ज कर दिया, और हमारी रिपोजिटरी का एड्रेस ये है। अब अगर मैं आके इस पेज को सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई, यानी हमारी लोकल रिपोजिटरी हमारी रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो गई और सारा डेटा हमारे पास आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन? गिटहब और गिटलैब का कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दो अलग अलग कंपनी ने बनाई हुई है। गिटहब पर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके साथ आपको आसाना मिल जाता है, और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाती हैं। बाकी गिट लैब जो है वो आई गेस, मेरा मतलब गिट लैब के साथ आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, आसाना वगैरह। गिट लैब मेरे ख्याल से पेड है और गिटहब जो है वो फ्री है। और कोई क्वेश्चन? ये जो आखिरी आपने कमांड लिखी है जिसमें रिमोट ऐड मास्टर जो किया, और ये मास्टर और ब्रांचेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बार क्लियर कर देंगे प्लीज़? अच्छा, गिट के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ब्रांचेस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांच लिखूं तो हमें बता देगा कि करंटली हमारे पास इस गिट हब में, इस हमारी एप्लीकेशन की जो गिट इनिशियलाइजेशन है उस पर कितनी ब्रांचेस एक्टिव हैं। तो यहाँ पर मास्टर हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच एक्टिव है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू ब्रांच बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट गिट ब्रांच, और यहाँ पर एक फ्लैग होता है आई गेस गिट चेकआउट, और यहाँ पर हम न्यू ब्रांच का नाम दे देंगे डेव। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक गिट, अगर आपको कोई भी चीज़, अगर कभी भी आप किसी भी कमांड में फंस जाओ तो यहाँ पर माइनस माइनस हेल्प की कमांड होती है, उससे वो आपका बना, वो आपका वो दे देगा बनाकर। गिट चेकआउट माइनस एम ब्रांच, अगर हमें एक न्यू ब्रांच बनानी है जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए माइनस बी का फ्लैग लगता है। तो गिट चेकआउट माइनस बी, आई बिलीव, हाँ, गिट चेकआउट माइनस बी और ब्रांच का नाम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर इसने कह दिया कि स्विच कर दिया इसने एक न्यू ब्रांच के साथ और उसका नाम है डेव। अब अगर हम यहाँ पर अपने गिट की ब्रांच चेक करेंगे तो हमें ये दो ब्रांचेस बताएगा, डेव और मास्टर, और करंटली हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, करंटली हम डेव पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं दोबारा मास्टर पर जाना चाहूँ तो मैं कर दूंगा गिट चेकआउट मास्टर, क्योंकि मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी तो मास्टर पर आ गया, वरना हमें माइनस बी का फ्लैग देना पड़ता। ठीक है, ये मास्टर पर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अगर कुछ चेंज कर दें, फाइंड मी ऑन दीज सोशल मीडिया, दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और मैं यहाँ पर इसे सेव कर लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक गिट ट्रिगर हो गया। इसने पता कर लिया कि हमारे पास कुछ चेंजेस हुए हैं, और क्या चेंजेस हुए हैं, पुराना चेंज था ये और नया चेंज है दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। फिर हमने क्या किया, हमने इसे ऐड कर लिया, सारी फाइल्स को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये चेंजेस से स्टेज में आ गया। स्टेज में आने के बाद हमने यहाँ पर मैसेज को कमिट कर लिया। कमिट में हमने यहाँ पर कोई भी एक मीनिंगफुल मैसेज दे दिया, टेक्स्ट चेंज्ड, और फिर हमने इसे सिंपली पुश कर दिया हमारे ओरिजिन मास्टर के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओरिजिन पर इस वक्त गिटहब पर हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो है मास्टर। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन डेव कर दूं
यहाँ पर हमारे पास एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी और उसका नाम हो जाएगा डेव। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने करंटली जो हमारी लोकल डेव ब्रांच है उसे इसने रिमोट के डेव ब्रांच के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक डेव ब्रांच आ गई। ठीक है, सही। कोई और क्वेश्चन? ये कि हम लोग ब्रांचेस बनाते क्यों हैं, मतलब हमने डिफरेंट ब्रांचेस पे काम क्यों किया, उसका फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, ब्रांचेस हम बनाते हैं ट्रैक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट पर आप भी काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट पर मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम दोनों फ्रंट एंड डेवलपर हैं। आपका काम है कि आप कॉन्टेक्ट अस पेज बना रहे हो, मैं अबाउट अस पेज बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट ब्रांचेस पर काम कर लेंगे, और डिफरेंट ब्रांचेस पर काम करने के बाद आपने अपनी एक ब्रांच बनाई और मैंने अपनी एक ब्रांच बनाई, फिर हमने क्या किया, उन दोनों ब्रांच को मर्ज कर लिया। तो हमारा कोड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा आपस में। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल ब्रांच पर काम करेंगे तो हमारे कोड में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट किस वक्त आता है? कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त आता है कि अगर मैंने एक चीज़ अपने पास सेव कर ली लोकल रिपोजिटरी में, उसे रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर दिया, और रिमोट रिपोजिटरी में पुश करने के बाद आपने वो चीज़ अपने पास सेव नहीं की और उसे उससे पहले ही चेंज कर दिया, तो उस वक्त गिट कंफ्यूज हो जाएगा कि यार डेवलपर ए कह रहा है कि आप इसे इस लाइन नंबर 13 को, जो है वो लाइन नंबर 13 पर जो लॉजिक लिखा हुआ है मैं उसे चलाऊं, और डेवलपर बी कह रहा है कि लाइन नंबर 13 का लॉजिक आप इस तरह नहीं इस तरह चलाओ। तो उस वक्त गिट जो है वो जो है अपना कोल्यूशन आ जाएगा कोड के अंदर, और वो आपसे कंफर्मेशन करेगा कि आपको कौन सा कोड जो है वो चलाना है। इस वजह से हम ब्रांचेस यूज करते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेटलिफाई डिप्लॉयमेंट। अच्छा, नेटलिफाई क्या है? नेटलिफाई बहुत इजी है, हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट सर्विस है। हम वहाँ पर अपनी वेब एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो नेटलिफाई का भी बिल्कुल इसी तरह का सीन है। आपने netlify.com लिखना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपका अकाउंट बनाना है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर अकाउंट है तो लॉगिन पर आ जाना है। लॉगिन मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ होगा आई बिलीव। हाँ, मेरा लॉगिन ऑलरेडी हुआ हुआ है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो नेटलिफाई की एक खासियत ये है कि ये आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ पर आकर, जब आपने गिटहब बना लिया, आपने गिटहब पर अपना कोड पुश कर दिया और वो वर्किंग कोड है, तो यहाँ पर आपने न्यू साइट फ्रॉम गिटहब किया। यहाँ पर आकर आपने गिटहब के साथ अपना ऑथेंटिकेट कर लिया। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है। जैसे ही आप इसे ऑथेंटिकेट करोगे, यहाँ पर आपकी सारी रिपॉजिटरीज आ जाएंगी। इसमें से आपको अपनी पर्टिकुलर रिपॉजिटरी को चूज करना है। मैंने अभी बनाई थी माई पेज के नाम से। माई पेज यहाँ पर है, मैं माई पेज पर आ गया। माई पेज पर आने के बाद ये पूछ रहा है कि गिट पर आपकी कितनी ब्रांचेस हैं। तो हमने मास्टर भी बनाई थी, डेव भी बनाई थी, लेकिन ये एक रूल है कि जब आप डिप्लॉय करते हो तो डिप्लॉय आप मास्टर ब्रांच पर करते हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी ब्रांच होती है। और यहाँ पर आप बिल्ड कमांड लिखते हो। तो बिल्ड कमांड आप उस वक्त लिखोगे जब आपकी कोई npm की फाइल होगी, या आपके नोड की, या जावा की, या कोई भी एक ऐसी सर्वर साइड रनिंग लैंग्वेज की कोई फाइल होगी। फिलहाल सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, तो हमने एक स्टैटिक वेबसाइट के लिए बिल्ड कमांड हमें देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं डिप्लॉय साइट कर दूं तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसकी। और अगर मैं यहाँ पर आकर साइट सेटिंग में आपको दिखा सकूं, बल्कि ये डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाऊं तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो मैंने यहाँ लोकल ब्राउजर में चलाई थी, यहाँ पर मैंने लोकल सर्वर पर चलाई थी, वो हमारी यहाँ पर वेबसाइट पर लाइव हो गई है। तो अगर मैं इसे आप लोगों को लिंक दूं तो इसे आप अपने पास भी ओपन कर सकते हो ब्राउजर में। और नेक्स्ट जितने भी असाइनमेंट होंगे उन सारे असाइनमेंट में आपको नेटलिफाई पर डिप्लॉय करने के बाद अपने नेटलिफाई का लिंक ही शेयर करना है, ताकि उसे विजुअलाइज कर सकें। और कोड आपको नेट अपना गिटहब पर डालना है, ताकि आपकी कोड क्वालिटी और कोड को भी हम चेक कर सकें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? जी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमने मतलब मास्टर ब्रांच पर कोई कोड पुश ही नहीं किया और नेटलिफाई पर हम उसे डिप्लॉय करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मतलब मास्टर पे हमें मास्टर ब्रांच हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे?
अगर आपने मास्टर पर सेलेक्ट होस्ट नहीं किया उसे, अगर आपने मास्टर ब्रांच नहीं बनाई, आपने मास्टर को कुछ और नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने डेव नाम दे दिया, मेन नाम दे दिया, कुछ भी, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच को भी होस्ट कर सकते हो। लेकिन एक जो है वो तरीका ये है कि हम जिस वेबसाइट को होस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, उसे हम मास्टर ब्रांच का नाम देते हैं। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये गुड प्रैक्टिस है। हाँ, नेटलीफाई होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, नेटलीफाई कैन बी लिंक्ड विद गिटहब, वो मैंने बताया अरशद अभी कि आपके गिटहब के साथ वो हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर आओगे, न्यू साइट फ्रॉम गिट करोगे, तो यहाँ पर आप अपने गिटहब के साथ उसे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पर कर सकते हो। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि अब आपने यहाँ पर एक दफ़ा इसे डिप्लॉय कर दिया, देन अगर मैं अपना कोड को चेंज करूँगा यहाँ पर, मैं कोड को अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सही, तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होने की वजह से ये कोड हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोबारा पब्लिश हो गया। और अगर आप इसे अब चलाओगे तो इसने आपको यहाँ पर अपडेटेड दे दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि आपका ये गिटहब की रिपॉजिटरी इस वेबसाइट के साथ लिंक हो गई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ चेंज करोगे और यहाँ पर चेंज करने के बाद उसे गिटहब पर पुश कर दोगे और उसी ब्रांच पे पुश करोगे जिस ब्रांच को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, हमने हमारे केस में ये मास्टर ब्रांच थी, तो जब मैंने इसे मास्टर पर पुश किया और हमारे पास मास्टर पर चेंजेस ये थे, तो वो पुश होने के बाद यहाँ पर हमारी एक डिप्लॉयमेंट चली और डिप्लॉयमेंट होने के बाद ही वो यहाँ पर हमारे पास न्यू चेंजेस अपडेटेड होकर हमारी वेबसाइट पर आ गए। हाँ, टेम्परेरी होस्टिंग भी होती है क्योंकि ये फ्री है, तो इट डजेंट मैटर कि आप उसे एक दफ़ा होस्ट कर लो फिर उसे आपको 10 मिनट बाद निकालना नहीं पड़ेगा। आप उसे लाइफ टाइम रखना चाहो लाइफ टाइम रख लो जब तक आपका अकाउंट है, या फिर आप उसे टेम्परेरी चेक करने के बाद वापस डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है, अपनी रिपॉजिटरी सेलेक्ट करनी है, साइट सेटिंग्स में आना है और यहीं पर आपका आई बिलीव के डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट दिस साइट का ऑप्शन है। बस आपको यही फॉलो करना है और आपकी रिपॉजिटरी भी डिलीट हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड या फिर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, क्योंकि अब हम जावास्क्रिप्ट का टाइम शुरू कर रहे हैं। अगर अभी इस पर भी किसी का क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लें। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर ये मैं गिट में कोड पुश कर रहा हूँ। मुबशर आवाज नहीं आ रही आपकी, टाइप कर लो आप। सर एक यार पेड होस्टिंग और इस होस्टिंग में कोई खास फर्क नहीं होता फिलहाल के लिए, तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकें और दूसरों को दिखा सकें। पेड होस्टिंग में ये होता है कि आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल जाती है, कुछ टूल ज़्यादा मिल जाते हैं, जो है वो शेयर्ड होस्टिंग आपकी डेडिकेटेड होती है, शेयर्ड नहीं होती, और स्पीड वगैरह फास्ट होती है। और हाँ मुबशर बोलो। सर आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। सर जब मैं गिट में अपना कोड पुश कर रहा हूँ तो उसमें एरर दे रहा है रिमोट ऐड करने में, तो उसमें कह रहा है कि फाटल रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसके आगे एक वो नहीं हो रहा। अच्छा, तो उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर एक रिमोट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हमने यहाँ पर जब रिमोट ऐड किया था तो उस वक्त हमने एक न्यू रिपॉजिटरी बनाई थी और उससे पहले यहाँ पर ओरिजिन हमारे पास ऐड नहीं था। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप कंप्लीटली ये वाली जो आपने ओरिजिन दिया हुआ है, रिमोट दिया हुआ है, उसे आप रिमूव कर दो, या फिर आप यहाँ पर इस ओरिजिन का नाम चेंज कर दो। आप लिख दो गेट रिमोट ऐड, अपना नाम लिख दो यहाँ पर मुबशर और लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो तो चल जाएगा। चलें सही है, चेक करता हूँ। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? जावास्क्रिप्ट में किसी को कोई क्वेश्चन है?
अगर क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड कर दें। एरो फंक्शंस ठीक है, और प्रोमिसेस ठीक है, और ठीक है, एरो फंक्शंस, मैप ठीक है, सही है। ठीक है, प्रोमिसेस से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 सही। अगर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊं जावास्क्रिप्ट की, और इसे हम पैकेट डॉट जेसन में बना दें, तो जो मैंने आपको npm और npx का बताया था, तो npm अब चलेगा, क्योंकि अब आपके पास जावास्क्रिप्ट की नोड की जो पैकेट डॉट जेसन की फाइल है वो है। अगर आपके पास ये वाली फाइल नहीं होती तो आप npm नहीं चला सकते थे, लेकिन आप स्टिल npx चला सकते थे। ठीक है, तो वही मतलब था कि अगर आपके पास लोकल रिपोजिटरी पर सॉरी आपके पास लोकली या ग्लोबली इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। जो मैं कर रहा हूँ अभी, इसका जानना इतना ज़रूरी नहीं है, वो बाद में हम कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा npm इंस्टॉल। ठीक है, नोडमॉन जो होता है वो हमारी कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ताकि अगर हम कोई चेंज करें तो वो चेंज हमें बार बार सर्वर रीस्टार्ट ना करना पड़े, वो चेंज ऑटोमेटिकली जब हम कोई चीज़ चेंज करें तो सर्वर रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऐड हो गया हमारे पास। तो चला के देख लेते हैं console.log 123 m। सही है, 123 हमारे पास आ गया। अच्छा, प्रोमिसेस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, प्रोमिसेस और एसिंक जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, ये होता है हमारे पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये दो तरह की होती है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। पहले पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट कर दी, वो खत्म हो गई, फिर दूसरी लाइन उसने एग्जीक्यूट कर दी, फिर तीसरी लाइन कर दी। यही जावास्क्रिप्ट का नेचुरल बिहेवियर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर आप उसके अंदर उसे एसिंक्रोनस बिहेवियर देना, एसिंक्रोनस बिहेवियर का मेरा मतलब क्या है? एसिंक्रोनस का मेरा मतलब यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 2 पर हो, तो आप लाइन नंबर 3 पर उस वक्त तक नहीं आ जाओ जब तक लाइन नंबर 2 कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट होने का मेरा क्या मतलब है? वो ये कि लाइन नंबर 2 के ऊपर कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जो थर्ड पार्टी से डेटा ले रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट गए, आपने रेस्टोरेंट पर जाने के बाद मेन्यू लिया, ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपका जो है वो ऑर्डर आगे शेफ तक गया, उसने खाना बनाया, देन आपको प्रोसीड हुआ। ये पूरी एक समझो एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर जब आपने मेन्यू पर से फूड्स अपना खाना सेलेक्ट किया, खाना सेलेक्ट करने के बाद से लेकर वो खाना आपके पास आया, अब आपको वेट करना है इतने एरिया तक का, इतने टाइम फ्रेम का, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ मेन्यू कार्ड पर खाना सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद अगर आपका खाना अभी सर्व हुआ ही नहीं है और आपने पहले ही बिल पे कर दिया, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जो है वो फ्लो आउट हो जाएगा। और यही फ्लो आउट होने की वजह से हमारी एप्लीकेशंस बहुत बुरी तरह से बग्स उसके अंदर आता है और खराब हो जाती हैं। तो प्रॉमिस जेसन का भी बता देंगे एंड में। अच्छा, तो प्रोमिसेस जो है हमारे पास, वो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइज हुए थे। सबसे पहले तो नहीं हुए थे एक्चुअली, उससे पहले भी हमारे पास जो है वो एक चीज थी, कॉल बैक हेल के नाम से। खैर, प्रोमिसेस हमारे पास इनिशियलाइज हुए थे। प्रोमिसेस को यूज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं न्यू प्रोमिस, जो कि हमारे पास यहाँ पर दो चीजें लेता है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ठीक है, और रिजॉल्व और रिजेक्ट लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कॉल बैक आता है। यही यही है कॉल बैक होता है एक्चुअली। इस कॉल बैक के अंदर हम ये दोनों चीजें पास करते हैं।
और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो चीज़, अगर हमारे पास जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ रहा है तो हम उसे रिजॉल्व कर देंगे। दिस इज करेक्ट डेटा। और अगर हमारे पास कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, सर्वर फेल हो जाता है, जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा हमें नहीं मिलता, या कोई सा भी मसला होता है, यूजर ने कोई गलत क्यूरी दे दी होती है, तो हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देंगे, इफ एवरीथिंग राइट तो रिजॉल्व हो जाए, एल्स हमारे पास क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, सिंगल लाइन मैंने दे दिया फिलहाल। एवरीथिंग राइज इज नॉट डिफाइंड, जो कि बिल्कुल सही बात है इसकी। तो मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ ट्रू सर। और अगर आप लोगों को सिंटेक्स समझने में इशू हो रहा है तो सिंटेक्स के लिए मैं ब्रैकेट्स दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रॉमिस को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। हमने प्रॉमिस बना लिया, अब हमें इस प्रॉमिस को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट माईवार के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो इस प्रॉमिस पर है। तो अब हमें देखना है कि इस प्रॉमिस को, ये प्रॉमिस रिजेक्ट होगा या रिजॉल्व होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे माईवार। माईवार लिखने के बाद हमारे पास अगर तो रिजॉल्व स्टेट होगी ना, तो रिजॉल्व स्टेट हमारे पास आ जाती है देन फंक्शन के अंदर। ठीक है, और अगर हमारे पास रिजेक्ट स्टेट होगी तो रिजेक्ट स्टेट हमारे पास आ जाती है कैच फंक्शन के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पर देन आ गया, देन के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन लेंगे। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही चीज है, एक हम स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं, उसको मैं कह दूंगा मैसेज। और यहाँ पर हम, ठीक है, और एल्स के केस में जो रिजेक्ट है, हम यहाँ पर कन्वेंशन ये है कि हम यहाँ पर एरर लिखते हैं और यहाँ पर उसे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, सही। अब ये डेटा मैंने चला दिया, तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये ट्रू था, इफ की कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई, दिस इज द करेक्ट डेटा, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट डेटा शो हो गया, राइट। लेकिन अगर तो हमारे पास ये एसिंक्रोनस एप्लीकेशन होती, फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि हमारे पास एक डेटा है, ये डेटा उस वक्त तक हमें रिसीव नहीं होगा जब तक, तब तक हमें आगे नहीं जाना। तो ये देन का फंक्शन और कैच का फंक्शन उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक हमारे पास रिजॉल्व और रिजेक्ट कॉल नहीं होंगे। और ये रिजॉल्व और रिजेक्ट एक, कि जब तक हमारा वेटर खाना हमें लाकर सर्व नहीं कर देगा तब तक हम उसे कैश पे नहीं करेंगे। जब हमें खाना सर्व कर दिया उसने लाकर, हमने खाना खा लिया, कंडीशन मैच हो गई, हमने रिजॉल्व कर दिया। अगर वेटर आकर हमसे खाना खाने से पहले ही हमसे पैसे मांग लेगा, बिल मांग लेगा, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एपीआई कॉल करके नहीं दिखा रहा, एपीआई कॉल करके मैं एसिंक अवेट में दिखा दूंगा कि वो जो है वो इजी होता है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज हमारे पास और होती है फाइनली के नाम से। ये फाइनली भी एक कॉल बैक फंक्शन है। फाइनली का मतलब ये है कि ये हर हाल में फंक्शन चलेगा, चाहे तो हमारा रिजेक्ट हो, चाहे हमारा जो है वो रिजॉल्व हो। जब हमारा रिजॉल्व होगा ना, देन में आएगा तो कैच में नहीं आएगा, और कैच में आएगा तो देन में नहीं आएगा। लेकिन फाइनली एक ऐसा कॉल बैक फंक्शन है कि अगर हमारा देन में आएगा तो वो फाइनली में भी आएगा, और अगर हमारा कैच में आएगा तभी वो फाइनली में पास होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक एप्लीकेशन पर जा रहे हो, आपने एप्लीकेशन पर, बहुत सारी एप्लीकेशन पर देखा है, जब हम साइन इन करते हैं तो वो एक स्पिनर घूमता है। ठीक है, तो वो स्पिनर हमारा एक ऐसी कंडीशन है कि चाहे तो यूजर सही अपना यूजर ने पासवर्ड दे या गलत यूजर ने पासवर्ड दे, जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिल जाए हमें वो स्पिनर को हटाना है। तो उन दोनों केस के अंदर जब हमारा एक, उन दोनों केसेस के अंदर हमें स्पिनर को हटाना है तो हम उसे फाइनली के अंदर लिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पर इसे नॉट ऑपरेटर के साथ दे दूं, नॉट ऑपरेटर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो भी हमने लिखा है उसका उल्टा। तो यहाँ पर ये ट्रू है तो ट्रू का उल्टा हो जाएगा फॉल्स। तो अगर हमारे पास फॉल्स है तो हमारा ये दिस इज करेक्ट डेटा चल जाए। ठीक है, तो चूंकि अभी हमारा ये फॉल्स नहीं था, अभी हमारा ये ट्रू था, तो यहाँ पर इसने हमें दिस इज रॉन्ग दिखा दिया, राइट। अब हम आते हैं एसिंक अवेट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखो कि ये थोड़ा बड़ा
कोड है, यहाँ पर आपको देन कैच, अगर फॉर एग्जांपल 2-3 कंडीशंस मैच हो जाती, इफ ऑर्डर प्लेस्ड, सही, ऑर्डर प्लेस के बाद फूड सर्व्ड, ठीक है, देन यहाँ पर हमें एक और इफ देना है कि फूड ईटन, हो जाके हमारा यहाँ पे ये आ जाए। तो हमारे पास ये मल्टीपल जो है ना वो एप्लीकेशंस हो गए। फिलहाल ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वेरिएबल नहीं बनाए, बट इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर कोई इस तरह की एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पर हमें मल्टीपल देन देना पड़ेगा, यानी देन के अंदर हमें एक और दफा प्रॉमिस कॉल करना है और उसके अंदर हमें दोबारा से कैच और देन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि कॉल बैक्स के अंदर कॉल बैक चली जाएंगी तो इसकी रीयूजेबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी और इसकी कोड की रीडेबिलिटी ये खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक न्यू सिंटेक्स जो है वो इनिशियलाइज हुआ था, न्यू सिंटेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम कहते हैं एसिंक अवेट का सिंटेक्स, ठीक है। और एसिंक अवेट का सिंटेक्स जो है हमारे पास ये प्रोमिसेस के ऊपर ही, जनरेटर फंक्शंस के ऊपर ही वर्क करता है, लेकिन वो वर्क करने का उसका सिंटेक्स इतना ईजी है कि आपको इस तरह कोड को जंप नहीं करना पड़ेगा। आप जो है वो कोड को लीनियर लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, वो एक फंक्शन में यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक एसिंक का कीवर्ड दे देंगे और फंक्शन बना लेंगे। मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है, एसिंक के कीवर्ड के साथ। उस कीवर्ड के अंदर, उस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करेंगे, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम पास कर देंगे डेफिनेटली। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कीवर्ड हमने नेम के नाम से करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने कीवर्ड दे दिया अवेट का। एक सेकंड वेट कर दिया, अब एक कॉल कर दी। के अंदर जो क्या करता है कि जो हमारे पास एपीआई कॉल्स होती है, थर्ड पार्टी डेटा गैदरिंग करनी है तो वो फैच फंक्शन के थ्रू होगी। इसके अंदर हम यहाँ पर एक एपीआई दे देंगे, कोई सी भी रैंडम एपीआई दे दी, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ api.com, ठीक है, रैंडम मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर एक एपीआई दे दी। उस एपीआई को रिजॉल्व होने के बाद जब एपीआई का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा तभी वो हमारे पास, चूंकि हमने यहाँ पर अवेट दिया हुआ है, तभी उसका डेटा हमारे पास इस नेम वेरिएबल के अंदर आएगा और उस नेम वेरिएबल को हम यहाँ पर आकर इनिशियलाइज उस यहाँ पर, जब वो आवाज़ बहुत लैग कर रही थी तो ए सिंह का कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत लैग करी आवाज़, अभी क्लियर होना शुरू हुई है आवाज़। अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ, आवाज बेहतर आ रही है अब? अच्छा, अवेट जो है हमारे पास ये प्रोमिसेस के ऊपर ही बना हुआ है, जनरेटर फंक्शंस के ऊपर बना हुआ है बेसिकली। और हम क्या करते हैं, इसको यूज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एसिंक का कीवर्ड लिखेंगे, देन हम बनाते हैं एक फंक्शन। मेनली इसके अंदर एरो फंक्शंस यूज होते हैं, लेकिन आप वो फंक्शन कीवर्ड वाला भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन बनाने के बाद ये कहलाएगा एक एसिंक फंक्शन। इसके अंदर हम अवेट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हम वैसे ही अवेट का कीवर्ड यूज कर लें और वो एसिंक फंक्शन ना हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उस वेरिएबल का हम कुछ भी नाम दे देंगे। यहाँ पर मैंने नेम नाम दे दिया। देन हमें क्या करना है, देन हमें यहाँ पर आकर एक एपीआई कॉल करना है। एपीआई कॉल का मतलब ये होता है कि आपको थर्ड पार्टी से कोई डेटा रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर एपीआई कॉल करने का जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फैच का फंक्शन है। यहाँ पर हमने फैच का फंक्शन दे दिया और यहाँ पर अभी मैं रैंडम कुछ भी यूआरएल टाइप कर रहा हूँ। मेरे पास एक पर्टिकुलर अभी फिलहाल के लिए कोई एपीआई है, एक एपीआई कॉल कर दी। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, हमने यहाँ पर एक अवेट का कीवर्ड लिखा हुआ था, पर्टिकुलर यूआरएल पर रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट रिस्पांस जो मैंने, फिर हमने क्या किया कि हमने जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, रिक्वेस्ट हमारी एग्जीक्यूट हुई, सूरत में इस वेरिएबल के अंदर उसके बाद डिपेंड है कि जितना
डेटा हमने मंगवाया है उसका साइज क्या है और आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, तो वो डेटा उतना रिजल्ट अभी आया नहीं, और नेम के अंदर पेंडिंग इनिशियलाइज होकर हम नेक्स्ट लाइन चल जाएगी, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अवेट का काम क्या है, अवेट का काम यह है कि जब तक इसका रिजल्ट पेंडिंग से रिजेक्ट या रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक, ये रिजेक्ट या रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, रिजेक्ट या रिजॉल्व, सॉरी रिजेक्ट या रिजॉल्व नहीं आ जाता तब तक वो नेक्स्ट लाइन नहीं चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने एक एपीआई कॉल कर ली और उसका रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये अगर तो फॉर एग्जांपल कोई एरर है, ठीक है, तो हम उसे किस तरह चेक करेंगे, हम उसे चेक करेंगे ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर। ये ट्राई कैच का ब्लॉक भी एसिंक अवेट के फंक्शन के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था, और जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, देन के ब्लॉक में चल रहा है, तब तक तो हम यहाँ पर इसे इस पर्टिकुलर देन ट्राई ब्लॉक के अंदर चलाएंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई, यूजर ने कोई गलत क्यूरी दे दी थी या कोई भी एरर आ गया, सर्वर साइड का एरर आ गया जो हैंडल्ड एरर था, वो हमारे पास कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और हम यहाँ पर सिंपली उसे लॉक करवा देंगे console.error के अंदर। ठीक है, और हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर इस फंक्शन को सबसे पहले एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए एसिंक फंक, और इस एसिंक फंक को मैं यहाँ पर अगर कॉल करवा लूँ तो ये बता देगा कि यहाँ पर आपको एक प्रॉमिस रिटर्न होगा। ठीक है, मैं एपीआई के साथ करके दिखा दूं या आप लोगों को समझ आ गया है? सेट है, बेहतरीन, अंडरस्टूड, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, किसी ने पूछा था कि अच्छा मैप्स का कुछ पूछा था किसी ने। मैप्स इस तरह काम करता है कि अगर मैं एक एरे बनाऊं, उस एरे के अंदर मैं अभी के लिए फिलहाल स्ट्रिंग ऐड कर दूं, ठीक है, और एरे के बाय डिफॉल्ट हायर ऑर्डर फंक्शंस के अंदर हमारे पास एक मैप का फंक्शन होता है। मैप का फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा एक नया एरे, ठीक है, और नया एरे वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा नया एरे जो भी हम इस लॉजिक, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लॉजिक लिखेंगे उसकी बेसिस पर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया वैल्यू, तो सबसे पहले जब एरे हमारा आइटरेट होगा तो 1 आ जाएगा इस वैल्यू के अंदर, जब सेकंड टाइम आइटरेट होगा तो 2 आ जाएगा, थर्ड टाइम आइटरेट होगा तो 3rd आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर अगर कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ वैल्यू, मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन शायद फरहान ने पढ़ाई थी नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर दूँ तो भी हमारी वैल्यू है उसको उसी के साथ, ठीक है, और इसे मैं रिटर्न कर दूं, और यहाँ पर मैं न्यू एरे को कंसोल पर प्रिंट करवा दूं और फिर इसे चला दूं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसने एक नया एरे रिटर्न कर दिया, और उस नए एरे को उसने मैनिपुलेट कर दिया जो भी लॉजिक हमने यहाँ अंदर लिखा था उसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब हम एसिंक अवेट के साथ काम करते हैं, हमारे पास डेटा आता है एपीआई के साथ, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डेटा उस फॉर्म में नहीं आता जिस फॉर्म में हमें उसे यूज़र को दिखाना है, तो हम उसे इसी तरह मैप के अंदर ही आइटरेट करवाते हैं। हमारा कुछ यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिखा होता है, वो बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद हमें एक नया एरे मिलता है, वो एरे हम यूजर को दिखाते हैं। ठीक है, फिर किसी ने पूछा था कि जेसन और कहाँ गया वो सवाल, हाँ, जेसन फाइल क्या होती है और हम उसे क्यों क्रिएट करते हैं। अच्छा, जेसन जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट जब नई नई आई थी तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एक फॉर्मेट था, इसके बाद जेसन को एक अलग लैंग्वेज के डिक्लेरेशन मिल गई कि ये एक अलग लैंग्वेज है। जेसन का जो फॉर्मेट होता है, जेसन फाइल बना देता हूँ मैं यहाँ पर, टेस्ट डॉट जेसन के नाम से बना दिया। जेसन का जो फॉर्मेट होता है हमारे पास, वो सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ की वैल्यू पेयर्स देते हैं, नेम और लेक्चर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ 3, तो पहला वाला हमारा स्ट्रिंग है, दूसरा वाला हमारा ये है। तो जेसन का फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले तो इसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट जो हमारा टेबुलर मेथड होता था जो हम सीक्वल वगैरह में यूज़ करते थे उसके अगेंस्ट में। मतलब दोनों हर डेवलपर को अपनी प्रेफरेंस होती है कि कौन किस तरह प्रेफर करता है। सेकेंडली ये है इसके अंदर
कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक जेसन फाइल बनाई है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट को अगर तो मैं यहाँ पर दोबारा बना दूं, और यहाँ पर पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टीज दी हैं और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैं 3 प्रॉपर्टीज दे दूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो इशू क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पर हमारे पास ये इशू क्रिएट नहीं करेगा। यप, तो यानी हमारे पास इस तरह का कोई सीन नहीं है कि हमारी 2 प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास वही सेम चीज होनी चाहिए। डायनामिक है, हम कर सकते हैं जिस तरह हम वर्क करना चाहें। बाकी जेसन का फायदा ये है कि ये बहुत लाइट होता है, तो जब भी हम एपीआई के थ्रू किसी भी डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे हम डेटा आगे एपीआई को या डेटा को या सर्वर को क्लाइंट साइड से भेजें या वहां से रिसीव करें, तो डेटा हमारे पास जितना लाइट वेट काम करेगा उतना जल्दी वो पहुंचेगा। तो जेसन जो है वो बहुत लाइट वेट है, और वो यूज इसलिए होता है ताकि हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, डेटा जो है वो हमारा ट्रांसफर हो सके, पाइथन में भी और जावास्क्रिप्ट में भी, जावा में भी। बाकी आई बिलीव ये सीरी जेसन यूज होता है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट हमारा यही है बेसिकली जो मैंने लास्ट किया था। एक दफा देख लेते हैं उसको। आई बिलीव यही वाली फाइल थी। तो मैं जो कि कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, 21 सबमिशंस आई हैं, मैं अभी 2-3 चेक करी हैं, 2-3 देखना बाकी हैं। तो ये उसका ट्यूटोरियल का लिंक है। न्यू असाइनमेंट पोस्ट करूंगा मैं, उसके अंदर यही सारी डिटेल होगी। आपने क्या करना है, आपने ये ट्यूटोरियल फॉलो कर, कोडपेन का लिंक नहीं देना, बल्कि अब आपने गिटहब का लिंक देना है, और आपने अपने नेटलिफाई पर जो डिप्लॉय करोगे उस लिंक भी दूंगा। 2 असाइनमेंट से आपको करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि आपको देर लग जाए। मुश्किल से ये 2.5 घंटे 3 घंटे की एक अगर आप बैठोगे तो हो जाएगा, कॉज आई बिलीव ये 1 घंटे की वीडियो है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको 2 ट्यूटोरियल्स फॉलो करना है, उसका कोड आपको गिटहब पे पुश करना है अलग अलग रिपोजिटरी बनाकर, और उसे आपको अलग अलग जो है वो नेटलिफाई पर डिप्लॉय करना है, ठीक है। अशद पूछो। नहीं यार, आप कुछ भी बना सकते हो। शहीद अहमद, आप कुछ भी बना सकते हो। ट्यूटोरियल देने का मकसद क्या है जी? सर ये हमें पिछले हाँ, असाइनमेंट में मिल गया था, मतलब जब वेडनेसडे को हमारी क्लास हुई थी उसमें सर ने ये हमें दिया था एज एन एक्स्ट्रा एड ऑन कि आपको ये करना है। सो मैंने ट्राई की थी बूटस्ट्रैप लगा के। हाँ, मुझे पता है, मैंने ही आपको रिप्लाई किया था। और जिन लोगों ने कर लिया है उनका वेल एंड गुड है, उनको मैं एक और बोनस असाइनमेंट दूंगा, तो वो बिल्कुल बोनस असाइनमेंट करें। और जिन्होंने नहीं किया, अच्छा आप मुझे क्लेरिफाई कर दें कि सिर्फ बुक लिस्ट ही बनाना है या फिर हम कुछ भी मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं? मैंडेटरी है, उनको ये करना होगा। सही। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट का न्यू फॉर्म आ जाएगा, इसी तरह से फीडबैक फॉर्म भी आ जाएगा। आज हमारे पास फरहान नहीं है, तो इंस्ट्रक्टर एक ही होगा फीडबैक फॉर्म के अंदर। फीडबैक